अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक 19 साल का स्टूडेंट ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस का गोली मारकर मर्डर कर देता है, जिसके नतीजे में एक खूंखार वार छिड़ती है। इस वार में 2 करोड़ से भी ज़्यादा जाने जाती हैं। कई बड़े बड़े एम्पायर्स टूट जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट वर्ल्ड वार 1 के बारे में। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है द ग्रेट वर्ल्ड वार 1। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ल्ड वार 1 हुई क्यों, इसमें कितने ममालिक ने शिरकत की और इसका सब कॉन्टिनेंट पर क्या असर पड़ा। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये फ्रेंड्स चलते हैं 1914 के यूरोप के नक्शे पर। बीच में एक बड़ा सा ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर था, साथ एक जर्मन एम्पायर था जो आज के जर्मनी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। पोलैंड नाम का कोई कंट्री नहीं था, साथ ही एक रशियन एम्पायर था और तुर्की में एक ऑटोमन एम्पायर था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूरोप के अक्सर कंट्रीज मोनार्कीज थे। मोनार्कीज से मुराद ऐसा कंट्री होता है जिसमें बादशाह की हुकूमत हो या राजा महाराजा। और सिर्फ 3 कंट्रीज थे जो डेमोक्रेसीज थे, जिनमें था फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सान मारिनो। और फ्रेंड्स, ईस्टर्न यूरोप में कुछ कंट्रीज थे, रोमानिया, बास्निया और बुल्गारिया के नाम से, जिन्हें हम बाल्कन कंट्रीज भी कहते हैं, और ये उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में थे। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये 3 कंट्रीज हमारी आज की स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये बात है 1878 की, जब रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के दरमियान जंग छिड़ी थी। रशियन एम्पायर इन बाल्कन कंट्रीज को ऑटोमन एम्पायर से अलग करवाना चाहता था और 1878 में एक ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की गई। इस ट्रीटी में ये मुतालबा हुआ कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इन इलाके को, जो बोस्निया का इलाका है, इसको कुछ देर के लिए अपने कब्जे में ले सकता है, लेकिन ऑफिशियली ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट ही रहेगा। अब फ्रेंड्स एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कार्टून इसके ऊपर डिज़ाइन किया गया है, ऑटोमन एम्पायर के ऊपर और इन कंट्रीज़ के ऊपर। अब बोस्निया 400 साल तक ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में रहा था। अब लोग काफ़ी थक चुके थे और वो आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन अब ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने फिर से उनके ऊपर कब्जा कर लिया, तो वो फिर से एक एम्पायर के कब्जे में आ गए। अब वो इसके अंदर रहने वाले लोग काफ़ी गुस्सा हो चुके थे। उनके नेबरिंग कंट्री सर्बिया के लोग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से थे, क्योंकि सर्बिया के लोगों का बोस्निया के लोगों से ना सिर्फ जियोग्राफिकल कनेक्शन था, बल्कि एक एथनिक कनेक्शन भी था। यूरोप के अक्सर कंट्रीज में एक एथनिसिटी थी स्लैव्स के नाम से, और यूरोप के अक्सर कंट्रीज इस कनेक्शन को फील करते थे। इनफैक्ट अगर आप इस पिक्चर में भी देखेंगे तो आपको ये कुछ कंट्रीज नज़र आएंगे जो अपने आप को साउथ स्लाविक के नाम से पुकारते हैं, और इन कंट्रीज के अक्सर लोगों ने साउथ स्लाविक नेशन की डिमांड भी की। सर्बिया ने कंप्लेन की कि ऑस्ट्रिया ना सिर्फ बोस्निया को इन्वेट कर रहा है, बल्कि ये हमारे साउथ स्लाविक कंट्रीज को भी इन्वेट कर रहा है। तो ऑस्ट्रिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर ली थी कि रशिया इस मामले में इंटरफेयर ना करे और ना ही ऑब्जेक्शन करे, और रशिया ने उनकी बात सुन भी ली, क्योंकि रशिया को बदले में कुछ और। तो इस नक्शे में आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर है ब्लैक सी और नीचे है सी ऑफ मारमारा। इसके दरमियान से एक स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस गुजरती है जो इस्तांबुल को 2 में डिवाइड करती है। तो रशिया इस पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रिया से मुतालबा किया कि आप लोग बोस्निया पर कब्जा कर लें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम इस पर कब्जा करेंगे तो आप लोग भी बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ऑस्ट्रिया राज़ी हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। रशिया में बहुत सारे स्लाविक लोग रहते थे और वो इस बात को कबूल नहीं कर सकते थे कि उनके स्लाविक भाई जो हैं, जो बोस्निया के लोग हैं, वो उसके ऑस्ट्रिया के कब्जे में आ जाएं। इसलिए रशिया बहुत कमज़ोर पड़ गया और उन्हें अपने लोगों की बात माननी पड़ी। तो ये सीक्रेट एग्रीमेंट साइन होने के बावजूद भी रशिया सर्बिया को ही सपोर्ट करता है। तो बात है 1909 की। ऑस्ट्रिया जर्मनी की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है कि अगर मैंने सर्बिया की तरफ कब्जा कर लिया और रशिया ने इसमें इंटरफेयर किया तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो उसके नतीजे में जर्मनी बोलता है, क्यों नहीं भाई, हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो दूसरी तरफ रशियन एम्पायर फ्रांस से पूछता है कि ये देखो, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने पहले बोस्निया पर कब्जा किया और अब सर्बिया पर कब्जा करने जा रहा है, तो क्या तुम मेरे साथ मिलकर इसे रोकोगे सर्बिया पर कब्जा करने से। तो उसके नतीजे में फ्रांस कहता है कि क्यों, बिल्कुल नहीं, जो होता है जाने दो, मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना। तो फ्रांस के इनकार करने के बाद रशिया को चुप करके बैठना पड़ता है और उसे ये बोस्निया का ये एनेक्सेशन एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो अब इसके बाद ये जो लड़ाई का वॉर का सिलसिला था, ये थोड़ी देर के लिए थम जाता है और इसके बाद आती है बात असासिनेशन की। लेकिन फ्रेंड्स ये सब हम जानेंगे अगली पार्ट में कि अब तो वॉर थम गई,
लेकिन फिर बाद में वार कैसे स्टार्ट होगी, ये हम जानेंगे पार्ट 2 में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और मेरे चैनल जियोसिटी हब एडिट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।